जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सिंह मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2 पढ़ेंगे। तो मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि वार्षिक परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है उनका वो भी आनंद उठा सके। इसी मॉडल पेपर में से बच्चों आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले इसे पढ़ लीजिए। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया, वहां से आपको क्या करना, उत्तर निकालना है और उसके बाद में क्या करना, उत्तर पुस्तिका में आपको मॉडल पेपर में लिखना है। तो हमें डायरेक्ट हम उत्तर निकालेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 144 और 198 का मैच है। मैच का मतलब बच्चों आपको पता है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो, एचसीएफ ज्ञात करना मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। फिर भी देखो, 144 और 198। तो 144 का देखो, इन दोनों का अलग अलग करते हैं। 144 में देखो, जिस संख्या के अंत में 2 का फाड़ा आता है, मतलब 2 के फाड़े के क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, उस संख्या में 2 का जाएगा। देखो, 4 है, सम संख्या आती है, उसमें 2 का भाग जाएगा। ऐसे समझिए आप, 2 का भाग 1 में जाएगा, 7 में 14 जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर लगाओगे 2 का, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12। फिर लगाओगे 2 का, तो कितना होता है, 3 एकम 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 दूनी 16। फिर 2 का लगाओगे, 9 दूनी 18। अब 2 का तो जाएगा ना, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसे इसमें लगाओ 2 का, अब इसमें तो जाएगा नहीं, 19 में जाएगा, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 दूनी 18। अब बच्चों किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किसका जाएगा, 11 का, 11 एकम 11। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे आपके पास 198 का आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो आपको क्या बताना, एचसीएफ मतलब आपको बताना मैसेज। तो बच्चों, मैसेज निकालने के लिए आपको क्या लेना, कॉमन संख्या लेनी है। क्या लेनी है, कॉमन संख्या। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको ले लीजिए गुणा। अब देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, अब इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसे भी लीजिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसे भी लीजिए। अब गुणा कर लिए, 3 दिया 9, 9 दूनी 18। तो आपका एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 18 होगा। क्या होगा, 18। अब ऑप्शन देख लेना, इसमें से कौन सा है, वही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन, अब आपको उत्तर कितना होगा, 18। तो कोई दिक्कत है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका दूसरा करते हैं। देखिए बच्चों, अगला देखिए, इसका पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़ना है। क्या, एक यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक p और q है, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए बच्चों, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे हमारे पास है द्विघात द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो द्विघात का समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, इसके शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। सेम ऐसे ही आपको दिया गया है, इसके शून्य क्या है, पी और क्यू है। तो आपको क्या निकालना, पी और पी प्लस क्यू, मतलब आपको शून्य का योगफल बताना। क्या बताना, शून्य का योगफल। जो मैंने आपको समझाया था, देखो क्या बताया था मैंने, शून्य को का योगफल। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया, शून्य का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक बताया था मैंने, आपको याद होगा। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे इसने आपकी बात क्या की, पी और क्यू दे दिया, तो हमने ले लिया पी प्लस क्यू। अब देखो, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखो अक्ष का गुणांक कितना, -2। तो ये आ गया -2। अक्ष स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ हो गया 1। अब देख लो, माइनस इधर मैं लिख देता हूं, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो 2/1, तो कितना आ गया 2। इसका मतलब P प्लस Q का उत्तर कितना है आपके पास, 2। तो यही आपका क्या है, उत्तर है। कोई दिक्कत है इसमें,
तो इसका भी देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है। क्वेश्चन की भाषा समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने पूछा है कि यदि दी घात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य के p और q है, मतलब ये अल्फा बीटा तो है, अल्फा बीटा ही है। तो p और p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। आपको शून्य का योगफल ज्ञात करना है जो हमने निकाल दिया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या लिखा है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों विषम संख्या होती कौन सी है, उसके बाद में तो आप क्या निकाल सकते हो, माध्य निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको विषम संख्या बता देता हूं। विषम संख्या, विषम संख्याएं ये मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है, फिर एक बार और बता देता हूं। क्या होता है, एक से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चली जाएंगी। इसलिए कितने संख्या को पूछा है, 5 का, तो 5 का देख लो। तो यहां से लिखेंगे माध्य बराबर 5 संख्या कौन सी है, देखो 5 संख्या कौन सी है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हो गई 5 संख्या। बटे में टोटल कितनी है, 5। तो यहां से देख लो 9 रे कितना हो गया, 10, 10 से 7 17, 17 और 3 20, ये कितना हो गया 25, और 25 में आप 5 का भाग लोगे 50 25, तो आपके पास माध्य कितना आ गया बच्चों, 5। कितना आ गया, 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। माध्य निकालना है तो आपको क्या लिखना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कितनी हमारे पास 5 और राशियों की संख्या कितनी है, राशियों का योग कर दिया और राशि कितनी है टोटल 5, उसका भाग लगा दे तो हमारे पास माध्य कितना आ गया 5। 100% आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ये आप लिख लीजिए, माध्य आपसे पूछा अवश्य जाएगा। तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका चौथा पार्ट, निम्नलिखित समीकरणों युग्म के हल है। आपको हल बताना कि इसके भाई x और y का मान क्या है। तो देखो बच्चों, जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए इसे। कौन सी विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन विलोपन विधि से। जब ये ऐसा समीकरण आपको दे रखा है जिसमें x अक्ष दे रखे, y दे रखे, गुणांक में कुछ नहीं है, तो आपको सीधा क्या करना, विलोपन विधि से। देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो आपको सीधा क्या लिखना, जोड़ने पे। क्या लिखना है, जोड़ने पे। अगर ये प्लस प्लस के होते तो आप क्या लिखते, घटाने पे। तो देखो जोड़ोगे तो ये तो हो गया अक्स अक्स कितना हो गया, 2 अक्स, और इनको जोड़ोगे तो ये प्लस का y ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6। तो यहां से x का मान देखो, ये गुणा में किस में जाएगा, x बराबर 6/2, तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब x का मान 3 किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आपके पास किसका आ जाएगा, y का मान। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो मैंने इस वाले में रखा, तो ये हो गया 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, तो y का मान कितना आ गया 1। तो आपके पास x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 1। तो ऑप्शन में मिला लेना, कौन सा उत्तर है वही आपका देख लो, बिल्कुल आसान है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम किस विधि से इसको काम में ले सकते हैं। जब भी आपको दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं तो ज्यादातर बहुत से बच्चों आपको विलोपन विधि ही काम में लेनी है, क्योंकि बहुत आसान विधि है। उसके बाद में अगर दिक्कत है तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि को यूज कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको इस विधि का प्रयोग करना है तो उसी का करना, फिर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका 5वां पार्ट कि क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है। आपको प्रथम पद दे रखा है कितना है 2, और सारा अंतर कितना है 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। आपको समांतर श्रेणी बतानी है, सारा अंतर दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, क्या बताना है एपी। तो सबसे पहले आप तो जानते हो बच्चों समांतर श्रेणी होती कैसी है, तो आप लिख दो A1 A2 A3 A4, ऐसे डॉट डॉट चलती रहती है समांतर श्रेणी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पद। आपको प्रथम पद मतलब A1 बराबर क्या दे रखा है, A1 बराबर क्या था A, इसका मान कितना आपके पास 3। उसके बाद में A2 कितना होता है बच्चों, A2 को आप लिखते हो A प्लस D। तो यहां से आपके पास देखो A का मान तो कितना है 3, सारा मतलब D का मतलब कितना है 3, A का मतलब 2, A का मान कितना है 2, ठीक है। अब देखो यहां रख दो A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना है 3, तो हमारे पास कितना आ गया 5। इसके बाद A3 कितना होता है आपका A प्लस 2D,
तो आप क्या लिखो, ए का मान तो आपके पास 2, 2 गुणा डी का मान कितना 3, तो आपके पास कितना आएगा 2 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आ गया आपके पास 8। ऐसे आपको क्या निकालना है A4, A4 क्या होता है A प्लस 3D, तो A का मान कितना है 2 प्लस 3 गुणा 3, तो ये हो गया 2 प्लस 9, तो कितना हो गया बच्चों 11। तो आपके पास AP क्या आ गया, आपकी AP कितनी आ गई 2 5 8 11, दो दो। अब देख लो कौन सी है आपके ऑप्शन में, वो ही आपका उत्तर है। तो ये आपके एपी आ गई। इस तरह आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप जानते हो कि एपी इस रूप होती है, फिर ये इसका व्यापक रूप होता है, इस तरह हम इसको तोड़ के लिखते हैं, और इसके बाद में इसी रूप से हम क्या बना सकते हैं, एपी बना सकते हैं। और आप जानते हो कि हम जब भी समांतर श्रेणी बनाते हैं तो हमारे पास तीन दो का योग होता है, प्रथम पद और सार्वमंत्र को जोड़ने पे हमारे पास क्या प्राप्त होती है, एपी। और प्रथम पद अपना स्थायी होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता, लेकिन बदलता किसका है, डी का मान, यहाँ पे जब एपी निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, दो त्रिभुजों के सर्वांश होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। आपको ये बताना कि कौन सा प्रतिबंध है वो गलत है, ये सर्वांशों के लिए नहीं होता। तो देखना बच्चों, आपको ये क्या लिखा है, एस का मतलब होता है भुजा, इस एस का मतलब भी क्या भुजा, और ई ए का मतलब क्या कोण। ठीक है, इस एस का मतलब भी क्या भुजा, इस ए का मतलब क्या कोण, और इसका भी मतलब क्या भुजा, इसका मतलब क्या बच्चों कोण, एस का मतलब भुजा और ए का मतलब कोण। ठीक है, ये क्या है, भुजा भुजा भुजा। अब आप देखिए बच्चों, ये और इसमें क्या फर्क है, ये वाला, ये आपने ये नियम देखा, ये कौन सा नियम होता है, भुजा भुजा कोण। क्या सर्वांशमता का ये नियम होता है, भुजा भुजा कोण नहीं होता बच्चों, क्या होता है, भुजा कोण भुजा। कौन सा नियम होता है, भुजा कोण भुजा नियम होता है, न कि भुजा भुजा कोण होता है। तो हमारा कौन सा प्रतिबंध गलत है, ए वाला, कि ये नहीं होगा, भुजा 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 कोण नहीं होगा, क्या होगा, भुजा कोण भुजा। तो ये तीनों नियम होंगे, और कौन सा नियम नहीं होगा हमारा, ये वाला। तो आपका उत्तर ये रहेगा कि आपके पास सिर्फ होता है भुजा कोण भुजा, न कि भुजा भुजा कोण होता है। ठीक है, तो ये प्रतिबंध नहीं होता है। तो यही आपका उत्तर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बिंदु 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या बताना आपको, इनकी दूरी बतानी है। जैसे आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो ए मान लेते हैं, इसको बी, क्या दे रखा है, एक तो 0 3 और एक दे रखा -2 0। इनके बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। तो आप जानते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, तो आप जानते हो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जानते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो वैसे रख दीजिए यहाँ पे मान। तो देखो यहाँ पे x2 का मान कितना हमारे पास -2, x1 का मान कितना है 0, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 0, और y1 का मान कितना -3 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां से क्या आएगा, -2 है, तो यहाँ -2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 का ही होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ 0 में 3 का -3 घटाओगे तो -3 ही बचेगा होल स्क्वायर। अब याद रखना बच्चों, अगर समघात है तो अंदर वाला माइनस का क्या हो जाता है प्लस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये कितने हो गए टोटल हमारे पास 13। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास, √13। तो यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन देख लेना कौन सा है, लगा लेना। ठीक है, आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब ये वाला क्या है, आपको दिया गया 8 10x बराबर 15, आपको पूछा sin x माइनस cos x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें सबसे पहले क्या लिखा है, 8 10x बराबर 15, इस 8 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, 8 उधर जाएगा 10x बराबर 15/8। तो अब आप जानते हो 10 बराबर क्या होता है, लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए
बी सी, ये होता है 90 डिग्री। देखो लंब, इसके सामने वाला तो क्या हो गया कर्ण, और ये वाला हो गया लंब। लंब कितना आपके पास 15, आधार कितना 8, कितना है 8। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना है, सीधा ही करना है, डायरेक्ट इसको सीधा ही करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64। तो दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289। 289 किसका वर्ग होता है, 289 का क्या कर दो अंडर रूट कर दो, तो ये कितना आता है 17। तो आपके पास करण कितना हो गया 17, कितना हो गया बच्चों 17। दोनों का वर्ग करना है, जोड़ देना है, और उसमें वर्ग मतलब अंडर रूट कर देना, कितना आ गया 17। अब देख लो साइन एक्स, तो यहां से देख लो साइन एक्स मतलब साइन क्या होता है आपका लंब बटा करण। तो लंब कितना आपके पास 15 और करण कितना आपका 13। उसके बाद में कोस एक्स, कोस का क्या होता है आपके पास आधार बटे करण। आधार कितना आपके पास 8 और करण कितना है 17। तो यहां से आप निकाल लीजिए क्या आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहां से देखिए साइन एक्स कितना माना 15/17 माइनस 8/17। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा 17। 17 में 17 भाग लगो, एक बार अगर एक को 15 से गुणा करोगे 15, माइनस 17 में 17 भाग, एक बार अगर एक को 8 से गुणा करोगे 8। तो देख लो 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 7/17। तो ये उसका आपका ऑप्शन है, चेक कर लीजिए जो भी आपका है ऑप्शन दे रखा है यही। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 7/17। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया गया है पहले तो इसको सही रूप में लिखेंगे, तो मैंने सही रूप में लिख दिया, ये 15/18 हो गया। तो इसको हम जानते हैं टेन बराबर क्या है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार ले, जब भी ऐसा एक नंबर पे क्वेश्चन है तो आपको डिजिटल पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, उसका अंडर रूट निकाल दो, कितना आ गया 17। तो करण हो गया 17। अब डायरेक्ट जो भी मान दे रखे उनका मान निकाल लो, आपका उत्तर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना। आपको उन्नयन कोण बताना है। जैसे मान लो ये हो गया हमारा, ठीक है, क्या हो गया एक खंबा, खंबे हो गया, ये इसकी क्या होगी छाया, ठीक है छाया। ये छाया कितनी है आपके पास 2√3 मीटर, और इस खंबे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या पूछा कि तो मान लो सूर्य यहाँ पे है हमारा, तो सूर्य यहाँ है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण मतलब आपको ये वाला पूछा है, उन्नयन कोण ये थीटा का मान बताना है। तो अब देख लीजिए ये है क्या हो गया, ये 90 डिग्री, इसके जेड सामने वाला कौन होता है करण। तो देखो ये तो लंब है, ये आधार है। लंब बटे आधार किसका होता है तो आप जानते हो टेन का होता है। तो यहां से क्या लिखोगे आप टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना आपके पास 6 और आधार कितना आपके पास 2√3, ठीक है। इसको काट लो, ये कटेगा तो कितना होगा 3 दूनी 6। तो टेन थीटा बराबर 3/√3। अब देखो इस 3 को क्या लिख सकते हो आप √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हो तो कितना आता है 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं √3 गुणा √3 बटे में √3। तो √3 से तो √3 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया टेन थीटा बराबर √3। और टेन में √3 किसका मान होता है तो आप जानते हो टेन 60 का मान। तो टेन थीटा बराबर टेन 60। तो यहां से टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही आपका उत्तर था। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे जैसे डायग्राम क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद में जो भी पूछा गया उस हिसाब से देख लेना। देखो अब क्या है, ये लंब है और ये आपको दिखाई दे रहा है आधार। तो लंब बटा आधार आप जानते हो किसका होता है, किसका टेन का होता है। तो टेन से हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 60 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 10। तो क्या लिखा वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको वर्ग चिन्ह, चिन्ह बराबर क्या होता है निम्न सीमा सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में क्या होता है 2। तो अब देखो इस वर्ग चिन्ह को हम लिखते हैं अक्ष आई से, लिखते हो ना आप अक्ष आई निकालते हो बारंबारता होगा उसमें, तो ये तो अक्ष आई हो गया। निम्न सीमा हमारे पास कितनी है 24, उच्च सीमा कितनी है 30, और इसमें किसका भाग लगा दें 2 का। तो ये कितना हो गया हमारे पास 54, और 54 में आप 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 27। कितना आएगा 27। तो आपका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 27।
इस तरह याद रखना, आपको वर्ग चिन्ह इस तरह निकालते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, एक वर्ग में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है, बराबर होती है या दुगनी होती है, ये बताना है। जैसे ये वाला हो गया हमारा पास वर्ग, ठीक है, ये वर्ग का हो गया केंद्र, तो ये वर्ग की क्या है, जीवा, क्योंकि ये वर्ग की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा। एक ऐसे मैंने दूसरी खींच दी, तो ये वाली क्या, ये एक दूसरे की दुगनी है, बिल्कुल नहीं, तो क्या होती है, बराबर होती है। इनकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है, इधर से भी दूरी बराबर और इधर से भी दूरी क्या होती है, बराबर, तो ये क्या होती है, बराबर। याद रखना क्या होती है बच्चों, बराबर, न कि दुगनी तिगनी कभी नहीं होती है, क्या होती है, बराबर। तो यही हमारा उत्तर था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इन ऑप्शनों से बताना कि इस शंकु का आयतन क्या है। देखो, अगर वैसे तो ऑप्शन से बता नहीं पाएंगे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम क्या बता सकते हैं कि इन ऑप्शन में कौन सा हमारा उत्तर होगा। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं घन, क्या बनाते हैं बच्चों, घन बनाते हैं। ऐसी आकृति का होता है घन। अब क्या करें, जैसे मान लो घन है, यहां से हम क्या काटेंगे, एक शंकु काटेंगे। अब इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि जो एक घन होता है वो किनके मिलाने से बनता है, कितनी भुजाओं को मिलकर बनाने से बनता है, मतलब आप 6 घनों को मिलाने से क्या बनता है, सॉरी 6 वर्गों को मिलाने से क्या बनता है बच्चों, एक घन बनता है। देखिए, कहने का मेरा क्या अर्थ हुआ कि जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ग हो गए, उनको मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक घन बनेगा। इसका मतलब सभी की सभी परतें हैं, इनकी सभी की सभी है, वो किसकी है, किसकी भुजा है, घन की तो भुजा है। अब ये वाली भी 14 सेंटीमीटर है ना, और ये वाली भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब इसी से तो हम क्या निकालेंगे, एक शंकु निकालते हैं। देखो अपने आप आपको समझ में आएगा, ये वाला शंकु निकाला मैंने। अब देखो, ये एक शंकु इसके अंदर से हमने काट लिया, मैं बताता हूं, इसमें भी देता आपको, लेकिन इसमें अच्छे से समझ में नहीं आता। ये देखो, अब यहां से यहां तक की दूरी देखो, ये वाली है, ये क्या होती है, शंकु की ऊंचाई। तो ये वाली देखो, ये जितनी 14 सेंटीमीटर उतनी तो ये 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये शंकु की ऊंचाई आपके पास कितनी होगी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अब देखो, यहां से यहां तक की दूरी लेके टोटल कितने, 14 सेंटीमीटर है। अब ये कौन होता है, वर्ग की केंद्र से लेके यहां तक क्या होती है, इसकी शंकु की त्रिज्या। तो ये देखो पूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो अब आसानी से निकाल सकते हो। अब आप जानते हो कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या था, आप जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या करना, बेलन का जो आयतन है उनको कितने से गुणा कर देना, 1/3 से, तो किसका आयतन हो जाता है, शंकु का। अब यहां से देखिए, आपके पास 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपके पास, 7, 7 गुणा 7, और ऊंचाई एच का मान कितना आपके पास, 14। तो यहां से काटोगे, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर तो बचा आपके पास 22 गुणा 7 गुणा 14, और बटे में कितना बच गया, 3। तो यहां से गुणा कर लो, ये 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 154 बटे गुणा 14/3। अगर इस पूरे को आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। इस इन दोनों को गुणा करके आप किसका भाग लगाओगे, 3 का, तो आपके पास उत्तर कितना आएगा, 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, द। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, द। तो इस तरह आपको उत्तर निकालना। मान लो ये तो ऑप्शन में दे रखा, ये 1 नंबर में है, अगर 2 नंबर में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह हल करके बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन वाइज नहीं रखना, आपको निकालना भी आना चाहिए। जब तक निकालना रहेगा जब तक आप कैसे पता चलेगा ये उत्तर कैसे आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, वर्ग के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्ग की परिधि कितनी है, r हो।
आपको बताना है वर्त के चतुर्थांश का परिमाप बताना है। तो सबसे पहले एक वर्त बनाते हैं। देखो आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कैसे इसका परिमाप निकलता है और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वर्त हो गया और ये वर्त का होगा बच्चों केंद्र। देखो वर्त के अंदर कितने चतुर्थांश होते हैं बच्चों? 4 चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं? 4 चतुर्थांश। अब ये वाला देखो, मान लेते हैं हम ये वाला चतुर्थांश लेते हैं। देखो ये वर्त की यहां से लेके यहां तक की क्या है? त्रिज्या। यहां से लेके यहां तक की भी क्या है? त्रिज्या। मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। अब देखो ये वाला हमारा क्या है? एक चतुर्थांश है। ये हो गया चतुर्थांश। अब देखो आप जानते हो ये टोटल क्या होती है? वर्त की परिधि। मतलब ये वर्त की जो परिधि होती है ना, ये परिधि, इसे क्या बोलते हैं? वर्त का परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्त का परिमाप। इसका देखो आपका क्या है? वर्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप। तो बच्चों क्या होती है? 2 पाई आर। वर्त की परिधि, मतलब परिधि को ही वर्त का क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। अब ये तो पूरे वर्त का है, हमें तो जैसे मान लो ये पूरे वर्त का परिमाप है। अब देखो जैसे ये मान लो ये क्या है? अर्धवर्त है। क्या हो गया? अर्धवर्त हो गया। तो ये अर्धवर्त होगा। परिमाप हमारे पास टोटल कितना है? 2 पाई आर है। तो ये परिमाप अगर अर्धवर्त का निकालना हो, इसका अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप निकालना है, तो देखो बच्चों इस परिमाप का कितना हो जाएगा? ये आधा। आधा हो जाएगा मतलब ये हो गया पाई आर प्लस। अब देखो अर्ध परिमाप है, ये भी आर है, यहां से यहां तक की आर होती है और यहां से यहां तक की कितनी होती है? आर। इसका मतलब इसका परिमाप तो कितना हो गया? पाई आर प्लस में देखो ये क्या आ गई? 2 आर, क्योंकि आर ये वाली होगी और आर ये वाली, तो अर्धवर्त का परिमाप कितना होता है? पाई आर प्लस 2 आर। अब एक बात बताइए मेरे को, अब अर्धवर्त से भी कितना है? आधा भाग, मतलब इसका चौथा भाग है, चौथा हिस्सा है। इसका मतलब यहां से देखिए ये कितना हो गया? अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप को क्या हमारे पास? पाई आर। इसका भी आधा भाग है, आधा भाग क्या हो गया? 2 आर। मतलब पाई आर बटे 2। और प्लस में देखो आर प्लस आर, तो ये कितनी होगी? 2 आर। तो याद रखना वर्त का चतुर्थांश कितना होता है? पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। अगर आपको सेम इसको लिखना है तो यहाँ इसके नीचे एक लगा दिए। देखो इधर बताता हूं मैं, क्या हो गया? पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। मैं इसके नीचे एक लगा दिया। तो अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से कितना आएगा? इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे 2। अब 2 में 2 का भाग हो तो कितने बच जाएगा? एक बार एक को पाई आर से गुणा करोगे, पाई आर हो गया, प्लस एक का भाग है 2 में 2 बच जाएगा, 2 को 2 आर से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आर। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? पाई आर प्लस 4 आर बटे में 2। इसका मतलब देख लो आप कौन सा ऑप्शन आपके पास, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? द। तो याद रखना इस तरह हमें निकालना है। आप जानते हो तो वर्त का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या कितना होता है? ये वाला होता है। ठीक है, अब हमें अर्ध परिमाप हो गया, लेकिन ये वर्त का भी क्या है? वर्त का अर्ध परिमाप उसका भी क्या है? आधा भाग है, मतलब चौथा हिस्सा। इसका मतलब ये भी तो आधा हो गया है ना, ये वाला आधा हो जाएगा। अब बाकी ये 2 आर तो रहेगी, क्योंकि ये वाली आर है, ये भी वाली आर है, तो 2 तो आर हो गया। इसका मतलब ये कितनी होगी? 2 आर। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? पाई आर प्लस 4 आर बटे में 2। ये आपका उत्तर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रयत्ता बताइए। आपको एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता बतानी है आपको। सबसे पहले बच्चों आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखना पीछे वाले को, ताकि वो समझ जाए। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभाज्य, पहले तो पासे को फेंकते तो उस पर अंक कितने आते? पासे पर अंक कितने आते हैं बच्चों? 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6। मतलब कौन सा आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6। तो याद रखना आपको पीछे वाला वीडियो अवश्य देखना, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल क्या क्या जाता है? स्वयं का भाग जाता है, मतलब खुद का भाग जाता है। तो 2, 3 और 5। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है हमारे पास? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो कौन सी है हमारे पास? 2, 3 और 5। अब आप प्रायिकता का सूत्र तो जानते ही हो। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर तो क्या होता है? अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, कुल घटना। तो देखो बच्चों अनुकूल घटना कितने हमारे पास? 1, 2, 3। तो टोटल कितनी है? 3। और कुल घटना कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 5 पर टोटल अंक कितने हमारे पास? 6। तो कुल घटना कितनी होगी? 6। तो यहां से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1/2। देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो आपका पहला ही है
तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, 1/2। तो इस तरह आपको इस तरह आंसर करना है। ये मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, ध्यान से देखना है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पदों की संख्या पूछा गया कि पदों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो पदों की संख्या पूछा मतलब आपको एन का मान पूछा बच्चों। क्या पूछा? एन का। देखो सबसे पहले प्रथम पद मतलब आपको ए का मान दे रखा, कितना है? 5। अंतिम पद का मतलब आपको ये तो ए एन या फिर एल, कितना है? 45। योगफल दे रखा मतलब आपको किसका मान दे रखा है? एसएन का मान दे रखा बच्चों, कितना? 400। आपसे क्या पूछा गया है? एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये 1 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 1 नंबर में पूछ लिया है। तो कभी भी आपको सीधा नहीं याद रखना है, आपको वो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप जानते हो एसएन का, एसएन मतलब योगफल आपको दे रखा है, इसका मतलब एसएन वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखोगे आप? एपी के एन पदों का योगफल। अब जानते हो आपके पास देखो एन का मान है, ए का मान है, एस एन का मान है, तो आपको कौन सा योगफल का छोटे वाला सूत्र लगाना? कौन सा? एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, या फिर आप लिख सकते हो एल, क्योंकि एल ही और एन ही क्या होते हैं? अंतिम पद होते हैं। अब देखो एस एन का मान आपके पास कितना है? 400। एन का मान आपको निकालना है, प्लस यहाँ पे ए का मान कितना? 5, और ए एन का मान कितना? 45 सॉरी। तो यहां से क्या आएगा? 400 n/2 गुणा 5 और 45 कितना हो गया? 50। तो यहां से काटिए, ये कितने पे कटेगा? 25 पर। तो आपके पास कितना आएगा? 25 n बराबर 400। अब उधर से ये देखो गुणा में इधर किसमें जाएगा? भाग में। तो n बराबर 400/25। तो 25 से काटो, 25 एकम 25, कितना बच गया हमारे पास बच्चों? 15। अब ये हो गया 150, 25 छिक है 150। तो n का मान कितना आएगा आपके पास? 16। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? से। कौन सा हो जाएगा? से वाला। तो इस तरह आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन निकालना है, ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन बना के दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इस मॉडल पेपर का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखे। आपको जो रिक्त स्थान दिए गए उनकी पूर्ति करनी है, और कहां लिखना है? उत्तर पुस्तिका, मतलब आपके जो मॉडल पेपर उसमें लिखना है। उसकी आवश्यकता है नहीं आपको लिखने की, आपको तो सिर्फ अपनी रफ कॉपी लेके बैठना है, उसमें उतारते रहना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका पॉइंट नंबर क्या है? 1, मतलब 1 नंबर है। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, का सार्व अंतर क्या होगा? आपसे पूछा गया सार्व अंतर। तो बच्चों आप जानते हो तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? हमारा प्रथम पद। तो हमारे पास क्या हो गया? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए का मान आपके पास कितना है? 7। देखो बच्चों इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 तक आपको दे रखा है। अब आपको जानते हो कि जब आप सार्व अंतर निकालते हो, सार्व अंतर, सार्व अंतर अर्थात आपको डी का मान निकालना है, तो दूसरे पद में से आपको क्या करना पड़ता है? पहला पद घटाना पड़ता है। मतलब आपको दूसरे पद में से क्या घटाना पड़ता है? पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास कितना? 5, इसमें से घटाओगे पहला पद, तो ये हो गया 7। तो प्लस का 5 और माइनस का 7, तो आपके पास माइनस के कितने आएंगे? 2। तो आपके पास डी का मान कितना आ गया बच्चों? मतलब आपका सार्व अंतर कितना आ गया? -2। इस तरह आपको उत्तर निकाला। बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हो। देखो डी का मान किसी से निकालो। अब ये पहला पद इसको मान लो आप, दूसरा पद ही हो जाएगा। तो यहां से देखो डी का मान निकालेगा तो क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब दूसरा कितना? 3, पहला पद क्या? -5 हो गया। तो ये अब यहां भी उत्तर कितना आएगा? -2। अब समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है वो बच्चों समान होता है। अगर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी भी नहीं है। इसका मतलब हर बार आप जहां भी निकालोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? -2। तो आपका डी का मान सार्व अंतर कितना होगा? -2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या लिखा? साइन स्क्वायर 3θ प्लस कोस स्क्वायर 3θ का मान क्या होगा? आपको ये बताना। तो बच्चों एक सरल समीकरण आप जानते हो, क्या जानते हो? आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये सरल समीकरण आप जानते हो, यही तो सरल समीकरण है। बस थीटा कितना हो गया हमारे पास?
थीटा का मान 3 थीटा होगा, यहाँ पे एक ही बात है, ये भी तो थीटा है, देखो सेम है। जब थीटा का मान सेम होता है तो ये इसका मान भी कितना होता है, 1। इसका मतलब इस टोटल का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 1। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 1। याद रखना है। दूसरी बात, शंकु का आयतन बता दो। शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ समझ में आया ना आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक देखो, जब भी आपको अवर्गित अंतराल दे रखे हैं तो इसमें बहुलक निकालना, तो क्या करना, आपको सबसे ज्यादा पर जो संख्या है ये वही आपको क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार ही है, तो ये तो नहीं होगा। 6 तो एक बारी है, 4 भी एक बारी है, 5 भी एक बारी है, तो 0 एक बार है, 1 एक बार है, तो सबसे ज्यादा बार देखो कौन आ रहा है, 2। तो इसका मतलब आपका बहुलक क्या होगा, बहुलक बच्चों तो आपका होगा 2। कितना होगा, 2। तो इस तरह बताना, जो सबसे अधिक बार अंक आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 5, 2 के क्वेश्चन में कौन सा, 5वां है। यदि अक्षाई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, एफ आई इनकी संगत बारंबारता है तथा एस बार माध्य है, तो सिग्मा कोष्टक एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या होगा। आपको ये बताना इसका मान क्या होगा। तो आप ये तो जानते हो कि एफ आई हमारा क्या होता है, बारंबार, तो क्या होती है बारंबारता, और एक्स आई क्या होता है, माध्य ही होता है, और ये सॉरी एक्स बार क्या होता है, माध्य होता है। एक्स आई क्या होता है हमारा, वर्गीकृत आंकड़ों का वर्ग अंतराल होता है ना, उस तरह वर्ग अंतराल में। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हो बच्चों ये वाला, इसको सिद्ध करना कि इसका मान क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस इसमें एक्स बार घटाए तो इसका मान क्या होता है, क्या होता है बच्चों। तो ये से तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अब 0 होता कैसे, तो देखिए बच्चों इस एक्स बार, तो एक्स बार आप जानते हो ये क्या होता है, माध्य, और इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई, यही तो होता है। और देखो बच्चों इसको क्या और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स आई एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। इसका मतलब ये होता है, ये भी क्या होता है, योगफल, और इसका मतलब भी क्या होता है, एन पदों का मतलब योगफल, ये भी क्या होता है, योग। अब देखो बच्चों यहां से मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूं और इसका वज्र गुण करता हूं, ये वाला, तो इधर तो क्या आ जाएगा, एन एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहां देखो इसका भी अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार। अब आप जानते हो बच्चों, एक बात अच्छे से जानते हो आप, देखो यहां हम लिखते हैं सिग्मा के पास आई बराबर 1, मतलब यहां से 1, 1 का मतलब यहां से जैसे मानो, और ऊपर क्या लिखते हैं, एन। एन का मतलब होता है, एन के मान आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, अनंत तक क्या होता है, जहां अनंत, एन का मान क्या होता है, अनंत होता है। आप एन का मान कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहां से देखो क्या हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले को तो लिख सकते हो एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार डो डॉट प्लस डो डॉट प्लस एन एक्स बार, यही तो होता है। अगर देखो इसको जब लिखोगे आप, इसका रूपांतरण करोगे, मतलब इसको श्रेणी के रूप में लिखोगे तो इस तरह लिखा जाता है। इसको मतलब टोटल को आप क्या लिखते हो, एन एक्स बार, क्या लिखते हो, एन। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इस टोटल के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, देखो इस टोटल क्या होता है, अंतिम पद मतलब क्या होता है, माइनस एन एक्स बार। अब देखो इस सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना होता है, यहाँ पे एन एक्स बार, तो यहां से आप रखोगे एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, एन एक्स बार में एन एक्स बार जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0। तो आपका उत्तर इस तरह क्या आता है, 0। वैसे तो इसको डायरेक्ट ही बता दिया जाता है कि इसका उत्तर कितना आएगा, 0, लेकिन आता कैसे है, तो इस तरह आता है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला 2 में अंतिम पार्ट है ये 6 और ये 7। देखिए क्या लिखा, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बताइए कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, बताना। तो आप जानते हो 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का बनाती है,
12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। कितने डिग्री का? 360। तो यहां से हम क्या निकाल के, एक घंटे में कितने डिग्री का बनाएंगे? तो आएगा 360 डिग्री बटे में 12। तो 12 तीन कितना होगा? 36। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई? तो याद रखना बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री। तो इस तरह बनाती है। डायरेक्ट भी बता सकता था मैं आपको कि यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, लेकिन आता कैसे? तो इस तरह आता। अब देखो, एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? एक होती है। ये हमेशा एक होती है। क्या होती है? एक ही होती है। निश्चित मतलब कैसे? जैसे यहां देखो, इस प्रायिकता का मान यही होता है प्रायिकता, इसका मान हमेशा बच्चों एक के बराबर। देखो हमारे ये सूत्र हमने पढ़ा है कि देखो यहां से प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। इसका मतलब प्रायिकता का मान कभी भी किससे ज्यादा नहीं होता बच्चों? 1 से। तो एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन 2 कर लिए हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसमें दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को धन्यवाद।